जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, और आज हम लेक्चर 2 में देखेंगे पाठ से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण गद्यांशों के। मैं आशा करता हूँ कि आपने मित्रता पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जिसके आधार पर अब हम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ उसमें बहुत इम्पोर्टेंट गद्यांशों को करवाएंगे। तो चलिए आज की कक्षा को शुरू करते हैं। मैं उन्हीं गद्यांशों को आपको करवाऊंगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके पिछले बैक ईयर पेपर्स में आ चुके हुए गद्यांश हैं। तो आप सभी अपनी पुस्तक में ये गद्यांश खोल लें और जिस प्रकार हम बता रहे हैं उस प्रकार समझिए। पहले तो गद्यांशों में रहता है कि आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना चाहिए। गद्यांश का संदर्भ होता है उस पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो ये हो गया आपका संदर्भ, और इसमें गद्यांश में रेखांकित अंशों की आपको व्याख्या करनी होती है। रेखांकित अंशों की व्याख्या होती है कि जैसे आपके गद्यांश में जो पैराग्राफ में कह सकते हैं जो चीज़ें अंडरलाइन करी हुई हैं उनको आपको बहुत डिटेल में व्याख्या करनी है, अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो यहीं पे हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में आपको बता चुके हैं कि पाठ का नाम होता है और लेखक का नाम होता है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो पहले हम रेखांकित अंश को रीड करेंगे, फिर उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता बनाए। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। तो अब इस रेखांकित अंश का हम व्याख्या देखेंगे। प्रस्तुत निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति की भांति हैं, जिसे चाहे जो स्वरूप दे दे, चाहे राक्षस बना दे चाहे देवता, क्योंकि बाल्यावस्था में हमारा चित्त अत्यंत कोमल और हर तरह के का संस्कार ग्रहण करने में सक्षम होता है। जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प है, क्योंकि हम उनकी एक बात का विरोध नहीं कर पाते और सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे गद्यांश को देखते हैं। आप अपनी पुस्तक में इस गद्यांश को खोल लीजिए। तो इसमें जैसे कि ऊपर प्रश्न नंबर पहला है, सेम संदर्भ लिखना है हमें, तो पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखेंगे। अब इसमें रेखांकित अंशों की हमें व्याख्या करनी है। तो गद्यांश जैसा कि आपको दिख रहा है, रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है। सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, जिससे हम अपना प्रीति पत्र बना सके। यहाँ से लेके आपका लास्ट तक पूरा रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। तो हम सीधे व्याख्या करते हैं। आप अपनी पुस्तक में इसे कर देख लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, केवल प्रशंसनीय व्यक्ति को हम सच्चा मान ले तो यह बड़ी भूल होगी। मित्रता में स्नेह होना प्राथमिक आवश्यकता है। जिससे हम स्नेह न कर सकें वह कदापि मित्र नहीं है। भले ही उसके कई गुणों से प्रभावित होकर हम उसकी प्रशंसा करते फिरते रहें और उससे अपने छोटे मोटे काम निकालते रहें, किंतु ऐसे व्यक्ति से हम मन ही मन ईर्ष्या करें, उसकी हानि की कामना करें, जिसे हम मन ही मन घृणा करते हैं, उसे कैसे हम मित्र कह सकते हैं। सच्चा मित्र तो हृदय के बहुत निकट होता है। जैसे एक पथ प्रदर्शक सही रास्ता बताता है, वैसे ही सच्चा मित्र जीवन को सच्चे मार्ग की ओर प्रेरित करता है। जिस पथ पर चलकर मित्र उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है। मित्रों के बीच परस्पर सहानुभूति होती है, परस्पर विश्वास होता है। मित्र तो भाई के समान होता है, गहरी एकता होती है, वही प्रिय पात्र होता है। अतः
मित्रों के बीच इतनी गहरी सहानुभूति और प्रेम होना चाहिए कि वे एक ही हानि और लाभ को अपना हानि लाभ समझें। मित्र हानि तो अपनी हानि, मित्र का लाभ तो अपना लाभ समझना और अनुभव करना कि सच्चे मित्र की पहचान है। मित्रता के लिए रुचि की समानता या कार्य समानता आवश्यक नहीं है। इसी तरह प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक नहीं है। तो ये थी इस रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो हम आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे, जिसमें लिखा है हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए। तो आप पैराग्राफ में इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे और लिखेंगे। सच्चा स्नेही, विश्वासी, कल्याण कामना करने वाला, दुख में साथ देने वाला, उन्नति के लिए सच्चे रास्ते को प्रेरित करने वाला आत्मीय व्यक्ति को मित्र कहते हैं। तो यहीं पे हमने दूसरा गद्यांश भी खत्म कर लिया। तो हम अब आगे बढ़ते हैं तीसरे गद्यांश की ओर। तो हम अब आ गए हैं अपने तीसरे गद्यांश की तरफ। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्य से हर प्रकार सहायता देना, यहाँ से लेकर आपका अंत तक होगा। ये पूरा गद्यांश है। अपनी पाठ्य पुस्तक में इस गद्यांश को ओपन कर लीजिए। अब हम डायरेक्ट इसका प्रश्न देखते हैं। जैसा कि संदर्भ लिखिए। संदर्भ सभी प्रश्नों में वही रहेगा, लेखक का नाम और पाठ का नाम। अब रेखांकित अंशों की हम व्याख्या करते हैं। रेखांकित अंश इसमें है, यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनसे हमें अधिक आत्मबल हो। तो अब ये रेखांकित अंश हो गया। अब इसकी हम व्याख्या कर लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि एक सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छे एवं महान कार्यों को करने में इस प्रकार सहायता करता है कि वह साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर अपने सामर्थ्य से भी अधिक कार्य कर जाता है। किंतु ऐसे मित्र सरलता से नहीं मिलते हैं। ऐसा कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन शक्तिशाली हो और जो स्वभाव का दृढ़ निश्चय हो। शक्तिशाली मन और सत्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही संकट आने पर अपने मित्र की सहायता कर सकता है। तो ये था इस रेखांकित अंश का व्याख्या। प्रश्न नंबर 3 पे हम बढ़ते हैं। हमें कैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए। तो आप इस गद्यांश में इसका उत्तर देखेंगे कि ये इसके लिए कौन सा उत्तर सही बैठेगा, वो आप इसमें लिखेंगे। तो देखते हैं। हमें ऐसे मित्रों की खोज करनी चाहिए जो आत्मबली, स्वभाव से दृढ़ निश्चय, सत्य मार्ग का अनुगमन करने वाला हो। ऐसा व्यक्ति ही निष्कपट, सभ्य, परिश्रमी और सत्यनिष्ठ मित्र होता है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पैराग्राफ की ओर, जो कि हमारा वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं हम दूसरे पैराग्राफ। तो हम आ गए हैं अपने दूसरे पैराग्राफ की ओर। तो आप अपनी पाठ्यपुस्तक में इस गद्यांश को खोल लीजिए। कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। यहाँ से अंत तक अपने पाठ्यपुस्तक में खोल लीजिए। संदर्भ वही सब में सेम रहेगा। गद्यांशों का रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। तो रेखांकित अंश आप जैसा देख पा रहे होंगे गद्यांश में क्या है। अब हम डायरेक्ट उसकी व्याख्या कर देते हैं। बुरी संगति भयानक रोग सुदृश्य है। यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। यदि किसी युवक की संगति बुरी हो गई तो वह पत्थर की चक्की की भांति इसके पैरों में बंध जाती है। वह गतिहीन हो जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। वह दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है। किंतु यदि अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर सारी बुराइयों से मुक्त होकर प्रकृति के पथ पर चलने लगता है। ये था इस रेखांकित अंश का व्याख्या। तो हम प्रश्न नंबर 3 का आ देखेंगे। कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता होता है। तो आप इसका उत्तर
इसी गद्यांश में खोजेंगे और फिर लिखेंगे। कुसंग का प्रभाव विनाशकारी होता है। दुष्टों की संगति में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि आचरण से क्षीण होता है। अच्छे बुरे उचित अनुचित की समझ को खो देता है। धीरे धीरे पतन के अंधकार भरे गर्त में गिरकर नष्ट हो जाता है। अब इसी थर्ड का हम बी देखेंगे। क्या प्रश्न है? कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है? कुसंग और अच्छी संगति में अंतर बताना है आपको। कुसंग पैरों में बंधी चक्की के समान किंतु अच्छी संगति सहारा देने वाली बहू के समान होती है। तो यहीं पे हमने एक और गद्यांश अपना कवर कर लिया है। तो अब बढ़ते हैं एक और गद्यांश की ओर, जो कि आखिरी होगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट गद्यांश की ओर। जैसा कि ये हमारा आखिरी गद्यांश है और बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है, तो हम आशा करते हैं आप अपनी पाठ्य पुस्तक में ये गद्यांश खोल लीजिए और जिस प्रकार हम बता रहे हैं उस प्रकार देखते चलिए। पहले तो जो रेखांकित अंशों की व्याख्या है आप उसे देख लीजिए। जब एक मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, यहाँ से लेके अंत तक अपने पाठ्य पुस्तक में देख लीजिए आप। संदर्भ सब में वही रहेगा, पाठ का नाम और लेखक का नाम। अब हम रेखांकित अंशों की व्याख्या देख लेते हैं। लेखक का कहना है कि जब कोई व्यक्ति एक बार अपने कदम बुराई की कीचड़ में डाल देता है तो वह पीछे मुड़कर नहीं देखता कि कितने कीचड़ में धंसता चला जा रहा है। उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। वह उचित अनुचित सब भूल जाता है। वह बुराई उसे रास आने लगती है। वह समझ नहीं पाता है कि इससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और चरित्र का कितना पतन हो सकता है। अब इसी में एक और बा करके लाइन बताई गई है। कुसंगति के कारण बुरे कर्म में प्रवेश करने के बाद बुद्धि विवेक कुनिष्ठ होकर काम करना बंद कर देती है। अच्छे और बुरे की पहचान करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। बुरा कार्य ही उसे रास आने लगता है और वह बुराई का गुलाम बन जाता है। तो इस प्रकार से ये रेखांकित अंशों की व्याख्या थी। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न का देखते हैं। हृदय को उज्जवल रखने का क्या उपाय है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस गद्यांश में खोजेंगे और उस प्रकार लिखेंगे। हृदय को उज्जवल रखने का सरल उपाय सज्जनों की संगति है। यदि हम अपने हृदय को स्वच्छ निर्मल रखेंगे, बुरी संगति को भयानक छूत की बीमारी समझकर उससे दूर रहेंगे, तो हमारा हृदय सदैव उज्जवल रहेगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। लेखक ने उपयुक्त गद्यांशों में क्या संदेश दिया है? यह संदेश आपके एक तरह से पूरे चैप्टर के लिए भी हो सकता है। लेखक ने मनुष्य को कुसंगति से बचाने का संदेश दिया है। तो यहीं पे हमारा आज का पाठ खत्म होता है। जैसा कि हमने बहुत महत्वपूर्ण गद्यांशों को भी कंप्लीट कर लिया, जीवन परिचय भी देख लिया। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप सभी का। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए। तो आज हमने अपने हिंदी पाठ के हिंदी का प्रथम पाठ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित मित्रता कक्षा 10 का है, ख़त्म कर दिया हमने। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दूसरे पाठ से अपने, जिसका नाम है ममता। जय हिंद। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।